सो गुड मॉर्निंग या कहो गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका जनर है हिस्टोरिकल कॉमेडी, ड्रामा एंड रोमांस। ये काफी लंबी सीरीज नहीं होगी, तो ज्यादा देर न करते हम इसके पहले पार्ट को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। एक डॉनवोल नाम के आइलैंड पर चाओ जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ एक स्टोरी बताई जाती है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि कई नरभक्षी जीव समंदर के पार देश में घूमते हैं। ये खून के प्यासे होते हैं। जो बच्चे बदकिस्मती से इनसे टकरा जाते हैं, ये जीव उन्हें निपटा देते हैं। तो इसीलिए तुम लोग कभी भी इस आइलैंड के बाहर नहीं जाना, समझे। तो ये कहानी एक पर्सन छोटे बच्चों को सुना रहा होता है। वो बच्चे काफी डर जाते हैं। अब हम चाओ जनजाति के हेड इकमुन बेग को देखते हैं। मिस्टर इकमुन का बेटा उनके पास आता है। वो उससे अपनी बेटी और उसकी बहन मोकरिन के बारे में पूछते हैं। वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। मिस्टर इकमन बोलते हैं, पता नहीं लड़की फिर से कहाँ चली गई। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे। हमें उनके भेजे गए लेटर को इग्नोर कर देना चाहिए था। उनका बेटा बोलता है, इससे कोई फायदा नहीं होता डैड। हम उनको यहाँ आने से नहीं रोक सकते। मिस्टर इकमन को मिले लेटर में लिखा था, तुम कमजोर लोगों को तुम्हारे समुद्र में घुसी आदमखोर मछलियों की वजह से 200 सालों तक पनाह मिली थी, लेकिन अब और नहीं। मैं फीन ब्लड जनजाति का सरदार अपने 100 साथियों के साथ तुम्हारे पास आऊंगा। तो ये दूसरी जनजाति की ओर से चाओ जनजाति के लिए एक धमकी होती है। मिस्टर इकमन बोलते हैं, हम सुकून से जीने वाले लोग हैं। क्या हम भला ऐसे खतरनाक लोगों से बच भी पाएंगे। उनका बेटा बोलता है, डैड वो लोग आ गए। फिनब्लड जनजाति के लोग वहां आ जाते हैं। मिस्टर इकमन कांपते हुए उसके सरदार को ग्रीट करते हुए अपना परिचय देते हैं। सरदार बोलता है, मैं वोल्जिन हूँ, फिनब्लड जनजाति का सरदार। वो अपनी डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, चलो हम इस विलेज को एक्सप्लोर करते हैं। मिस्टर इकमन को उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। इधर हमारे स्टोरी की मेन फीमेल लीड मोकरीन एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही होती है। वो बोलती है, डैड बहुत मतलबी है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे कैसा फील होगा। तो मोकरीन ने अपने डैड मिस्टर इकमन से कहा होता है कि वो उन लोगों से लड़ लेगी, पर डैड ने उसे डांट कर चुप करा दिया होता है। इसीलिए वो यहाँ अकेले बैठी रो रही होती है। झाड़ियों के पीछे से कोई उसे घूर रहा होता है। ये उस फिनब्लड जनजाति का ही एक मेंबर होता है। मोकरीन बोलती है, मैं ऐसे ही नहीं बैठी रह सकती। मुझे अपने लोगों के लिए कम से कम उतना तो करना ही होगा जितना मैं कर सकती हूँ। यहाँ बैठकर रोना टाइम की बर्बादी है। मैं अपने कबीले के हेड की बेटी हूँ। मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी वो आदमी झाड़ियों से निकलकर मोकरीन के सामने आ जाता है। वो उससे हेलो बोलता है, लेकिन मोकरीन इतनी बुरी तरीके से डर जाती है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि पेड़ के सारे पक्षी भाग जाते हैं। वो पर्सन मोकरीन को उठाकर सभी के पास लेकर आता है। तो इस पर्सन का नाम यूनियोंग होता है। वो खुशी से अपने ट्राइब के सरदार को पुकारता है, माँ, ओ माँ, ये देखो। वैसे इनकी सरदार असलियत में एक औरत है। हाँ, मुझे भी अभी पता चला। वैसे अपने ये चेहरे और शरीर से बिल्कुल नहीं लगते कि एक औरत है। खैर, उसके हाथ में मोकरिन को देखकर डैड और उसका भाई शॉक्ड हो जाते हैं। यूनियोंग स्माइल करते हुए बताता है, ये मेरी दुल्हन बनेगी माँ। ये सुनकर डैड और भाई को बहुत बड़ा वाला झटका लगता है। यूनियोंग मोकरिन को उठाकर अपनी माँ को दिखा रहा होता है। सरदार बोलती है, मुझे तुम पर नाज है मेरे बेटे। समय कितनी जल्दी बीतता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी जल्दी शादी करने लायक हो गए। मुझे आज भी याद है, मैं और तुम्हारे डैड भी एक नज़र में प्यार में पड़ गए थे। मुझे वो पल याद है, कैसे मैंने उन्हें अपने कंधे पर उठाया था और उसी दिन हमारी शादी हो गई थी। वो कितना अच्छा टाइम था। मिस्टर इकमन सोचते हैं, क्या, पर इससे प्यार नहीं, इसे तो किडनैपिंग बोलते हैं। सरदार अपने बेटे युनयोंग को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। मिस्टर इकमन उसे ग्रीट करने चलते हैं, तभी वो झटके से उनका हाथ पकड़कर बोलता है, डैड, आज से आप मेरे डैड हुए। उसका भाई मोकरिन को अपने पास खींच लेता है। युनयोंग बोलता है, क्या मोकरिन, सच में ये कितना प्यारा नाम है। अब मिस्टर इकमुन माँ बेटे के साथ बैठे होते हैं। सरदार बोलती है, तो बताइए हम शादी किस दिन करें। यूनियन कहता है, कल कैसा रहेगा माँ। सरदार बोलती है, गुड आइडिया माय सन। तुम एक बार किसी चीज पर अपना मन बना लेते हो तो उसे पूरा करके ही मानते हो, है ना। डैड का ये सोच के ही बुरा हाल हो रखा होता है। वो सोचते हैं, लगता है मेरी प्यारी बेटी खतरे में पड़ने वाली है। वो चिल्लाकर बोलते हैं, जरा रुकिए, मेरी बेटी सिर्फ 16 साल की है। सरदार कहती है, वैसे कोई बात नहीं, मेरा बेटा भी सिर्फ 18 का ही है। डैड बोलते हैं, पर हमारे यहाँ लोगों की कम एज में शादी नहीं होती। ये सुनकर वो दोनों इरिटेट हो जाते हैं। सरदार बोलती है, अच्छा क्या ऐसा है, तो बताइए आप हमें कितने समय तक इंतजार करवाना चाहते हैं। यूनियन बोलता है, हाँ, 3 दिन या फिर 4 दिन। डैड बोलते हैं, नहीं, कम से कम 5 साल। सरदार हैरानी से कहती है, क्या 5 साल, ये तो बहुत ज्यादा समय है। यूनियन बोलता है, ठीक है, भले ही ये 10 या 20 साल ही क्यों ना हो, मैं अपनी मोकरिन के लिए खुशी से इंतजार करूंगा। सरदार कहती है, हम तो आप लोगों से पहली बार मिले, इस पहली मुलाकात में ही हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। डैड की हालत खराब हो रही होती है। वो सोचते हैं, जरूर ये कोई बुरा सपना है। वापस जाते समय सरदार कहती है, चाओ ट्राइब वाकई अच्छा है। इन लोगों ने हमारी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यूनियोंग बोलता है, सच कहूँ तो मैं वहाँ पर एक बड़ी वेलकम पार्टी का वेट कर रहा था, लेकिन शायद सभी गाँव वाले अपने काम में बिजी थे।
वैसे हकीकत तो ये होती है कि सारे लोग डर के मारे अपने घरों में छिपे थे। सरदार पूछती है, मेरे बेटे, क्या तुम पक्का 5 सालों तक उसका इंतजार कर पाओगे? यूनियोंग बोलता है, माँ, मुझे मेरी पत्नी के परिवार की परंपराओं की इज्जत करनी चाहिए। समय आने पर मुझे उससे दोबारा मिलने का इंतजार रहेगा, लेकिन इससे पहले मैं उसके काबिल साथी बनने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि वो भी मेरे लिए यही फील करती होगी। इधर डैड की तबीयत थोड़ी खराब होती है। वो मोकरिन से कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। मोकरिन बोलती है, शादी में देरी करके आपने समझदारी दिखाई डैड, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपको इस वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। डैड मोकरिन का हाथ पकड़कर बोलते हैं, 5 साल एक लंबा समय है, ये एक लड़के के अचानक हुए इमेच्योर लगाव को दूर करने के लिए काफी होगा। वो बहुत जल्द ही भूल जाएगा कि उसने कभी तुम्हारा हाथ मांगा था। मोकरिन सोचती है, अब मैं डैड को खुद की वजह से और परेशान नहीं करना चाहती। वो उठकर बोलती है, आपने सही कहा, 5 साल एक लंबा वक्त है। वो कमरे से बाहर आकर सोचती है, लेकिन उस लड़के से मुझे बहुत डर लग रहा था। उसकी किसी शिकारी जैसी आंखें जो झपट्टा मारने को तैयार थी। उसकी बॉडी इतनी ताकतवर है कि वो किसी को भी आसानी से उठाकर पटक सकता है। वो कहती है, उसे आखिर मेरे बारे में क्या पसंद आ गया? जैसा कि डैड ने कहा, अगर ये मन बहलाने का लगाव था तो उसे मुझे भूलने के लिए 5 साल काफी होंगे। देन अब हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं। मोकरिन अब 20 साल की हो चुकी होती है। उसकी दोस्त आपस में शादी को लेकर बात कर रही होती है। एक लड़की बोलती है, मोकरिन, क्या तुमने सुना, इस बार वो लोग शादी की दावत में 2 एक्स्ट्रा डिशेस भी रखेंगे। ये सुनकर मोकरिन के मुंह में पानी आ जाता है। वो बोलती है, क्या सच में? फिर तो इस दावत में मजा ही आ जाएगा, इतने सारे पकवान एक साथ। लड़की कहती है, मोकरिन, तुम सच में पेटू हो। वैसे शादी के बाद लोगों की जिंदगी में दूसरे पड़ाव आते हैं जहाँ उन्हें एक बच्चे को जन्म देना होता है। वैसे ये शादियाँ खतरनाक भी होती हैं। मैंने सुना है कि फीन ब्लड के लोग भयानक हैं। मुझे उन लड़कियों पर तरस आता है जिनकी शादी उन लोगों से होगी। तो इस लड़की का इशारा मोकरिन की तरफ जा रहा होता है। तभी एक लड़की उसे चुप रहने को बोलती है। वो बोलती है, अरे मुझे माफ करना। वो लोग मोकरिन को दिलासा देते हुए बोलते हैं, मुझे यकीन है वो लड़का दोबारा यहाँ नहीं आएगा। देखो, 4 साल बीत चुके हैं पर उसने एक बार भी अपना चेहरा यहाँ नहीं दिखाया। हो सकता है कि वो इस बारे में पूरी तरह से भूल गया हो। मोकरिन बोलती है, अभी तो 1 साल बाकी है, पर शायद तुम लोग सही कह रहे होगे। अब वो सब लोग चले जाते हैं। मोकरिन कहती है, शायद मुझे पहाड़ पर शिकार के लिए जाना चाहिए। वो बाजार के रास्ते से शिकार पर जा रही होती है। वहाँ शोर शराबा हो रहा होता है। कुछ लोग कह रहे होते हैं, उन फीन ब्लड के राक्षसी लोगों ने सबका जीना दुश्वार कर रखा है। वो लोग कितने खतरनाक है। मोकरिन बोलती है, वो लोग 4 सालों में एक बार कभी नहीं दिखाई दिए और आज अचानक वो हमें परेशान कर रहे हैं। क्या वो लोग सच में शादी के समझौते को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। उसको पहाड़ पर एक खरगोश दिखता है। वो उस पर हमला करती है पर वो उससे पहले ही भाग जाता है। मोकरिन आह भरकर बोलती है, मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ को एक अच्छा शादी का तोहफा देना है। उन्हें खरगोश बहुत पसंद है। उसे वहाँ पर एक खूबसूरत नीले रंग के फूल मिलते हैं। वो कहती है, मुझे खरगोश की जगह इसे लेकर जाना चाहिए, उन्हें ये भी काफी पसंद आएगा। तभी उसके पास एक जहरीला सांप आकर उसे काट लेता है। वो सांप उसे दोबारा काटने चलता है, तभी कोई आकर उसे मार डालता है। ये पर्सन यूनियोंग होता है। वो उसके पैर से सांप के जहर को निकालने लगता है। मोकरिन बोलती है, मैंने कहा रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? पर यूनियोंग अपना काम जारी रखता है। वो उसके पास आकर बोलती है, ये तो जहरीला था, क्या तुम ठीक हो? तुमने इसे निगला तो नहीं ना? वो सोचती है, वैसे ये दिखने में तो पूरी तरह से ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे इसके लिए एंटीडोट ढूंढना ही होगा। वो बोलती है, हमें गांव वापस लौटना चाहिए। मोकरिन को चक्कर आने लगता है। यूनियोंग मोकरिन को उसी तरह उठा लेता है जैसे उसने 4 साल पहले उठाया था। वो अपना चेहरा ऊपर करके उसकी ओर देखती है। यूनियोंग डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, तो आखिरकार हम मिल ही गए मोकरिन। मोकरिन सोचती है, हाँ, मुझे ये डरावना चेहरा याद है। वो बेहोश हो जाती है। यूनियोंग चिल्लाकर बोलता है, मोकरिन, तुम्हें क्या हुआ? अब उसे होश आने पर यूनियोंग उसके सामने खड़ा होता है। मोकरिन सोचती है, ये यहाँ इतनी जल्दी क्यों आ गया? शादी का समझौता तो 5 साल का था, अभी तो पूरे 1 साल बाकी है। यूनियोंग बताता है, मैं तुम्हारे भाई से ही मिलने जा रहा था। वैसे क्या तुम अब ठीक फील कर रही हो? मुझे सारा जहर ही निकाल देना चाहिए था। मोकरिन कहती है, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो सोचती है, अब मुझे पता चला ये लोग अपने कबीले की ओर से इस वक्त मेरे भाई की शादी में शामिल होने आए हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मुझे पहले ही इतना घबराना नहीं चाहिए था। वो कहती है, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये सब करने पर भी तुम ठीक हो? यूनियोंग स्माइल करते हुए बताता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बचपन से ही मुझे हर तरह के जहर की आदत हो चुकी है। हालांकि पहली बार ऐसा करने पर मैं लगभग मरने ही वाला था। मोकरिन सोचती है, वो कितनी खतरनाक जगह होगी जहाँ पर बच्चों को ऐसी चीजें झेलने के लिए विकसित किया जाता होगा। अभी यूनियोंग की ओर कोई पत्थर फेंक कर बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी यहाँ आओ। यूनियोंग कहता है, ठीक है, बस अभी आया। वो उस पत्थर को हाथ से ही मसल देता है। ये देखकर मोकरिन हैरान रह जाती है। वो बोलता है, वैसे मैं तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता, मैं तुमसे काफी दिनों बाद मिला हूँ। मोकरिन, क्या तुम सुन भी रही हो? वो मन में बोलती है, अगर इसे पता चला कि मैं इससे डरी हुई हूँ तो ये अपसेट हो सकता है।
इसीलिए मुझे बात बदल देनी चाहिए। वो कहती है, मैं पहले तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई थी, तुम काफी बदल चुके हो, तुम्हारे बाल अब थोड़े लंबे हो गए हैं। यूनियोंग खुशी से बोलता हो, तो तुमने इसे नोटिस कर ही लिया। वैसे मैं 4 सालों से ट्रेनिंग कर रहा था। घने जंगल में भयानक भालू और सुअरों से लड़ना, गुफा में सोना, खाने की तलाश करना, ये सब काफी कठिन था। मोकरिन उसे देखकर एम्बैरेस फील कर रही होती है। वो उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान देखने लगती है। यूनियोंग बोलता है, इन 4 सालों में मैंने अपने बाल नहीं कटवाए, ये एक तरह से मेरी ट्रेनिंग का प्रूफ है। तो बताओ मोकरिन, क्या तुम मुझे इस तरह पसंद करती हो? मोकरिन सोचती है, क्या मैं इससे कहूँ कि इन्हें अपने बाल कंघी कर लेने चाहिए, ये बहुत बिखरे हुए हैं। वो बोलती है, तुम गंदे दिख रहे हो। ये सुनकर यूनियोंग को झटका लग जाता है। क्वीनब्लड कबीले की ओर से शादी के तोहफे के तौर पर बहुत सारा सोना आया होता है। यूनियोंग मोकरिन के उसे गंदा बोलने की वजह से अब भी सदमे में होता है। मोकरिन का भाई बोलता है, डैड 4 साल बाद अब तो ये लोग और भी ज्यादा जोश में लग रहे हैं। डैड बोलते हैं, तुमने सही कहा। शांत बैठकर ये सोचना कि ये लोग शादी के बारे में भूल जाएंगे, ये हमारे लिए सही नहीं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रात के समय कबीले के लोग एक कबूतर का शिकार करते हैं। मोकरिन का भाई उन्हें देखकर सोचता है, मेरी बहन को इन जैसे लोगों से शादी करनी होगी। ये सोचना भी बुरा है, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। वो मोकरिन के पास आता है। वो उससे कहता है, 4 साल बाद क्वीनब्लड ने दोबारा हमारी जमीन पर कदम रखा है। हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये बताने की कोई जरूरत नहीं कि उनके सरदार के बेटे को अपना शादी का समझौता याद है या नहीं। वो एक मॉन्स्टर की तरह है जिसका काला दिल मुस्कुराते हुए चेहरे से ढका हुआ है। मोकरिन सोचती है, हाँ यूनियोंग थोड़ा डरावना है, लेकिन उसे मॉन्स्टर बुलाना कुछ सही नहीं लगता। वो उसके बारे में सोचने लगती है। तभी वो भाई से बोलती है, आपने सही कहा, मुझे उस मॉन्स्टर से सावधान रहना चाहिए। भाई कहता है, हाँ ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हें कुछ सही ना लगे तुम मेरे या डैड के पास चली आना, ठीक है? तो अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट मोकरिन। अब मोकरिन लेटे हुए सोचती है, आज का दिन कितना लंबा था। वो लड़का भला बिना पलक झपकाए ऐसा एम्बैरेसिंग काम कैसे कर सकता है। लगता है वो अपनी मर्जी के अनुसार काम करता है। आज तक मुझे किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की। उसके आसपास होने पर मुझे सावधान रहना होगा। मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। इधर यूनियोंग अपनी तलवार निकाल कर बोलता है, मुझे बस एक स्लैश की जरूरत है। अब अगले दिन मोकरिन अपने भाले के साथ पेड़ के नीचे होती है। वो बोलती है, हमारी जनजाति को जंग से बेहद नफरत है, इसीलिए मुझे गांव में कभी भी आजादी से प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं मिलेगी। काश यहाँ कोई बहादुर शूरवीर होता जो मुझे भाला फेंकना सिखा देता। मुझे खुद ही ट्रेनिंग करनी होगी। मोकरिन कई बार ट्राई करती है पर उससे नहीं हो पाता। वो परेशान हो जाती है। वो रोते हुए बोलती है, मुझे तो सही पोजीशन भी नहीं मालूम। तभी यूनियोंग पीछे से आकर बोलता है, इस तरह नहीं, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पहले तुम अपनी बॉडी को तिरछा करो और निशाना साधने के लिए हाथ को गोल की ओर सेट करो। याद रहे तुम्हारा ध्यान टारगेट से ना हटे। मोकरिन बोलती है, तुम काफी ज्यादा क्लोज हो। वो यूनियोंग का चेहरा देखती है। उसने अपने बाल काट के छोटे कर दिए होते हैं। मोकरिन उसे घूरते हुए पूछती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? ये सुनकर यूनियोंग को शौक लग जाता है। वो उदास होकर बोलता है, मोकरिन ये मैं हूँ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाई? मोकरिन बोलती है, कहीं तुम यूनियोंग तो नहीं? वो खुश होकर बोलता है, हाँ तुमने तो मुझे पहचान लिया। मुझे लगा कि तुमने मुझे अपनी यादों से मिटा दिया है। क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो ना? वो मोकरिन के कपड़े झाड़ने लगता है। मोकरिन सोचती है, बाल कटवाने से लोगों का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। अब ये पहले से ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा है। यूनियोंग के फेस पर कट का निशान होता है। मोकरिन पूछती है, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे आया? यूनियोंग बताता है, अरे ये तो हल्की सी खरोच है जो थोड़े दिनों में हील हो जाएगी। तो ये चोट उसे अपने बाल काटते समय लग गई थी। मोकरिन की हथेली लाल हो गई होती है। यूनियोंग बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस मुलायम हाथ पर कोई निशान पड़े। वो उसका हाथ पकड़कर फूंक मारने लगता है। मोकरिन सोचती है, ये तो अपने घाव को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं, बल्कि इसे तो मेरी फिक्र हो रही है। अभी तो यूनियोंग किसी क्यूट पपी की तरह लग रहा है। ये सोचकर वो हंसने लगती है। उसे हंसता देखकर यूनियोंग के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है, वो मुझे पहली बार देखकर ऐसे मुस्कुरा रही है। मोकरिन बोलती है, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। यूनियोंग बोलता है, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तभी मोकरिन अपने स्कर्ट का एक टुकड़ा फाड़ने लगती है। यूनियोंग का खून बंद नहीं होता। वो मन में बोलता है, मैं मोकरिन को इस बारे में नहीं बता सकता। वो उसे बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। मोकरिन सोचती है, ये कभी कभी बेहद अजीब ढंग की हरकतें करता रहता है। मैं यूनियोंग को लेकर क्यूरियस होती जा रही हूँ। अब मैं उसको और ढंग से जानना चाहती हूँ। अब शाम के समय वो फिजिशियन मून के पास आती है। वो मोकरिन से पूछते हैं, क्या तुम फिर से प्रैक्टिस के लिए पहाड़ों पर गई थी? वो हिचकिचाकर बताती है, नहीं नहीं, ये तो बस एक लकड़ी की छड़ी है जिससे मैं सांपों को मार सकती हूँ। पहाड़ पर कई तरह के सांप होते हैं, आपको तो इस बारे में पता ही है। फिजिशियन कहते हैं, हाँ तुम्हारे भाई की शादी भी नजदीक आ रही है और तुम यहाँ वहाँ अपना समय बर्बाद कर रही हो। तुमने तैयारियों में कोई मदद नहीं की है। मोकरिन वहाँ खड़े लड़के से कहती है, डेगबोक मेरी फैमिली में किसी को ये मत बताना कि मैं पहाड़ पर गई थी। वो लड़का हाँ में अपना सिर हिला देता है। मोकरिन की नजर सूखी जड़ी बूटियों पर पड़ती है। वो यूनियोंग की ब्लीडिंग की परेशानी को रोकने के लिए फिजिशियन से कुछ जड़ी बूटियां मांग लेती है। वो यूनियोंग के घर के सामने आकर कहती है, लगता है वो अभी घर नहीं लौटा।
मैं उसे जड़ी बूटियां देना चाहती थी, पर वो तो घर पर ही नहीं है। ये बुरा हुआ। वैसे ये मुझे क्या हुआ है? उससे मिलने के बजाय मुझे घर जाना चाहिए था। तभी उसकी नजर बाथरूम की ओर पड़ती है, जहाँ यूनियोंग नहा रहा होता है। वो सोचती है मुझे जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। बाहर आहट सुनकर यूनियोंग पूछता है, क्या वहाँ कोई है? वो चेक करने के लिए बाहर आता है। मोकरिन तब तक वहाँ से जा चुकी होती है। यूनियोंग बोलता है, ये बड़ा अजीब है, मैं श्योर हूँ कि यहाँ से कोई आवाज आई थी। मोकरिन ने उसके लिए जड़ी बूटियां बाहर रख दी होती है। ये देखकर यूनियोंग खुश हो जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है, मोकरिन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ।